अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है वाइटामिन्स। तो हम जानने वाले हैं कि वाइटामिन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखें तो वो है इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। जो वाइटामिन्स होते हैं वो एक इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारी बॉडी में उस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ से प्रिवेंशन और क्योर देते हैं, हमारी डाइजेशन में, हमारे और भी बॉडी के सिस्टम्स में, और जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, और मिनरल्स और साल्ट्स और कार्ब्स की यूटिलाइजेशन के अंदर बॉडी में ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं वाइटामिन्स। और ये बॉडी से सिंथेसाइज नहीं कर सकती ने, लेकिन सिवाय दो, एक यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, सिवाय विटामिन B12 के और विटामिन D के, ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि वाइटामिन्स को हम क्लासीफाई किस तरह करते हैं, तो हम देखते हैं कि वाइटामिन्स की जो क्लासिफिकेशन है उसकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे की जाती है। जस्ट लाइक दो, एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल और एक है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो वाइटामिन्स होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, और फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो फैट्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। बेसिकली जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं इनका हमारी बॉडी में स्टोर प्रोड्यूस होता है, यानी कि अगर ये फैट के अंदर डिज़ोल्व होंगे तो हमारी बॉडी में स्टोर भी हो सकते हैं। बट जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वाइटामिन्स, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, उनका हमारी बॉडी में कोई स्टोर नहीं होता। उसमें क्या है कि वो जिस तरह हम बॉडी के अंदर उसको इनटेक करते हैं, और उसी तरह वो वाटर के थ्रू होते होते हमारी बॉडी के साथ पास आउट हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर। बेसिकली वाटर सॉल्युबल हमें डेली रिक्वायरमेंट हमारी उसके लिए होती है कि हमें उसे रोज़ लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में उसके जो है, क्योंकि स्टोर नहीं है तो डेली उसको लेना चाहिए, तो उसकी डेफिशिएंसी ना हो। बेसिकली अगर किसी वाइटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो वो हमारे अंदर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। मोस्टली जो वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है वो वाटर सॉल्युबल की होती है। इसके अलावा फैट सॉल्युबल की भी हो सकती है, बट जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमें डेली रिक्वायरमेंट में होते हैं और वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो वो हमारी जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं, और इस वजह से ये इनकी डेफिशिएंसी होना का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अगर कोई पर्सन इसे बहुत ज़्यादा इंटेक करता है इसका, तो ये क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर देंगे। और बेसिकली फैट सॉल्युबल हमारे लीवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। और इसके अलावा ये वो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं इनका काम होता है कोएंजाइम्स के तौर पे और एंजाइम इंटरमीडिएट्स के तौर पे हमारे मेटाबॉलिज्म वगैरह को रेगुलेट करना। अब अगर हम देखें फैट सॉल्युबल में कौन कौन से हैं, तो उसमें विटामिन A, D, E और K, ये चारों वाइटामिन फैट सॉल्युबल है। और अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करें तो उसमें दो तरह की सब क्लासेज है, एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स और एक बी कॉम्प्लेक्स। अगर नॉन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड आ जाता है, जिसे हम विटामिन C बोलते हैं, जो कि हमें फ्रूट्स, वो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह से मिलता है। और अगर बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास है विटामिन B1, जिसे हम थायामिन बोलते हैं, B12 कोबालामीन है, B6 पैरिडॉक्सिन है, B3 नायसिन है, B7 बायोटिन है, B9 फोलेट है, B2 राइबोफ्लाविन और B5 पेंटोथेनिक एसिड है। ये सारे हैं वाइटामिन्स हैं जो हम इनकी क्लासिफिकेशन है वाइटामिन्स की। अब हम स्टडी करते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को, कि वो क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी डेफिशिएंसी क्या है, वो सब हम स्टडी करते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स का। अब हम स्टडी करने वाले विटामिन ए जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा अगर हम विटामिन्स को देखेंगे तो सबसे पहले हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने इसको के बारे में जो स्टडी करना है वो है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी ये टाइप्स, इसके मेजर, इसके फंक्शंस, और इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी और इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी सोर्सेज वगैरह हमने स्टडी करने के वो क्या है। विटामिन ए को देखें तो वो एक अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंटेस्टाइन में इसे अब्जॉर्ब होता है ये, और ये काइलम और क्रोन्स की फॉर्म में बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और अगर ये देखा जाए फैट सॉल्युबल है, ये एनिमल सोर्सेज से हमें मिलता है,
रेटिनोल की फॉर्म में, और इसकी एक्टिव फॉर्म एनिमल्स में जो है वो प्रेजेंट होती है रेटिनोल की फॉर्म में। अगर हम देखें इसकी टाइप्स में तो इसके अंदर रेटिनोल है, रेटिनल है, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन है। अगर रेटिनल को देखें, रेटिनोल जो है वो एनिमल सोर्स से मिलता है, रेटिनल हमें विजन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है रेटिनल, और ये रेटिनोल से ही ड्राइव होता है, और ये दोनों आपस में कन्वर्टेड भी होते हैं। अगर रेटिनोइक एसिड की बात करें तो ये डेरिवेटिव है रेटिनोल का, और ये बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस हो सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता, ना ही रेटिनोल के अंदर ना रेटिनल के अंदर, और ये बॉडी के बहुत ज़्यादा फंक्शंस में हेल्प करता है, लेकिन विजन के अलावा। अगर बीटा कैरोटीन की बात करें तो ये हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कहते हैं गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है। बेसिकली उसमें जो विटामिन ए की टाइप है वो बीटा कैरोटीन है। जो बीटा कैरोटीन है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, 2 रेटिनोल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इसके अंदर इसकी जो कन्वर्जन है वो 1/12 होती है, हम इससे कह सकते हैं इनसफिशेंट होती है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो विजन के अंदर आता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन में इसके फंक्शन, इम्यून फंक्शन होता है, इसका रिप्रोडक्शन में है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, हिमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाता है, बोन मेटाबॉलिज्म करवाता है स्किन में, और सेलुलर हेल्थ को, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी है इसकी। अब हम इसकी बात करें कि इसकी विजुअल साइकिल की, कि किस तरह ये विजुअल साइकिल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर का, कि विजुअल साइकिल में विटामिन ए का क्या रोल है। अब हम विटामिन ए के फंक्शंस की अगर ब्रीफली बात डीपली बात करें तो सबसे पहले आता है विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि विटामिन ए कैसे विजुअल साइकिल परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि हमारे जो आइज़ के अंदर रोड्स और कोन सेल्स होते हैं। रोड सेल्स जो होते हैं वो नाइट में विजन के लिए, और कोन सेल्स डे जो हमारे कलर डिफ्रेंशिएशन और डे में जो विजन होती है वो उसमें हेल्प करते हैं। और जो विटामिन ए इनका कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। रोड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, और उसके अंदर जो है वो उसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन में एक फोटो रिसेप्टर होता है रेटिना के अंदर, वो उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन पिगमेंट। इसके अंदर रोडोप्सिन 11 सिस रेटिनल होता है, और ऑप्सिन होता है रोडोप्सिन के अंदर 11 सिस रेटिन, ये आ गई उसकी टाइप, विटामिन ए की टाइप आ गई 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन। जब लाइट फॉल होती है तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे, किसके, रोडोप्सिन के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर जब लाइट पड़ती है तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ, और वो उससे क्या होती है कि रोडोप्सिन की ब्लीचिंग हो जाती है, और जो 11 सिस रेटिनोल था वो 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन बन जाता है, और एक नर्व इम्पल्स जनरेट करती है हमारी जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन के नाम से एक है, वो नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करती है हमारी आइज़ के अंदर, और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को ले जाती है, और ब्रेन उसको विजुलाइज करवा देता है इमेज को। अब जब 11 ट्रांस रेटिनल का काम हो गया कंप्लीट, अब उसने दोबारा 11 सिस रेटिनल में कैसे कन्वर्ट होना है, तो पहले वो 11 ट्रांस रेटिनोल में कन्वर्ट होगा, फिर उसको स्टेरिफाइड और आइसोमराइज किया जाएगा, यानी ये कुछ रिएक्शन है जैसे स्टेरिफिकेशन है और आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इन दोनों के थ्रू से पास करवा के 11 सिस रेटिनोल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फिर उसको ऑक्सीडेशन के थ्रू 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट किया जाएगा। इस तरह साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम देखें विटामिन ए का अगला फंक्शन जो है वो है सेल डिफरेंशिएशन के अंदर। अगर हम देखें कि एपिथेलियल सेल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है कि हमारे जो स्किन के सेल्स की डिफरेंशिएट करवाता है, म्यूकस की प्रोडक्शन करवाना है, डिफेंस बॉडी के डिफेंस सिस्टम में और पैथोजेंस वगैरह के अगेंस्ट काम कराना म्यूकस का काम होता है। ये सब 11 रेटिनोल और रेटिनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सेल डिफरेंशिएशन के अंदर। अब देखेंगे कि रिप्रोडक्शन में इसका क्या रोल है। रिप्रोडक्शन में बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं मेल में, और फीमेल जो है फीटल रिजॉर्प्शन करवाने से ये बचाता है। रेटिनोइक एसिड इसकी जो सेल्स की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी सोर्सेज की बात करें कि ये कहाँ पे हमें मिलता है, तो हमें ये स्क्वैश में मिलता है, एप्रीकोट में, पीच, मेलन में, फ़िश में, एग योक में, बटर में, पपाया में मिलता है, ग्रीन ऑरेंज में मिलता है, और येलो फ्रूट्स में मिलता है, ग्रीन और ऑरेंज येलो फ्रूट्स जो होते हैं, बेल पेपर में मिलता है हमें। और इसके अलावा वेजिटेबल्स में जैसे कैरोटीन में से एवोकाडो से मिलता है हमें, इसके अलावा फ़िश से मिलता है। ये सारे इसके सोर्सेज हैं। और अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो एक फ़ीमेल के अंदर इसकी होगी 700 RAE होती है, जिसको कहते हैं एक्वायर्ड RAE इसको बोलते हैं। बेसिकली ये इसका यूनिट है
जो है RDA अगर हम देखें तो RDA हम इसके वाइटामिन के सोर्स उसके डिस्ट्रीब्यूशन उसके हम रिक्वायरमेंट के लिए RDA का वर्ड यूज़ करते हैं। और RAE इसका यूनिट है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में देखें तो 770 RAE होता है। अगर एडल्ट्स में देखें तो वो 900 RAE होता है। और अगर जिसमें जो मेल्स के लिए होगा, और अगर फीमेल्स के लिए देखें तो 700 RAE है। और चिल्ड्रन में 450 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से है। अगर हम इसके डिसऑर्डर्स को देखें तो इसमें आता है हाइपर वाइटामिनोसिस। अगर वाइटामिन ए बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा बॉडी में। टेट्रोजन इफ़ेक्ट होता है इसका फीटल पर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एक्नी हो जाएगी, ऑयली स्किन। और अगर नाइट ब्लाइंडनेस होगी तो वो भी इसकी जो है डेफिशिएंसी की वजह से होती है कि नाइट में आप जो नाइट ब्लाइंडर्स लोगों को हो जाती है, इसमें उन्हें नाइट में कुछ दिखाई नहीं देता, वो भी वाइटामिन ए क्योंकि विजुअल साइकिल नहीं परफॉर्म हो पा रहा है इस वजह से। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वाइटामिन डी को। वाइटामिन डी जो है इसकी दो फॉर्म है, D2 और D3। D3 होता है कोल कैल्सीफिरोल और D2 होता है कैल्सीफिरोल। ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जबकि D3 जो होता है हमारी बॉडी में हमें बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, उसको कहते हैं कोल कैल्सीफिरोल भी कहते हैं। तो इनके ये नाम भी अपने याद रखने हैं। ये भी अक्सर वाइवा में तो पूछे ही जाते हैं या फिर समटाइम पे थ्योरी के पेपर में भी ये लिखने के लिए आ जाते हैं। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पिछले काफ़ी सालों से ये रिपीट हो रहा है, इस ईयर भी ये रिपीट हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के वाइटामिन डी का मेटाबॉलिज्म बताएं। तो मेटाबॉलिज्म में देखें तो हमारी बॉडी में सबसे पहले हमारी स्किन के नीचे जो है वो एक तरह का एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। वो प्रेजेंट होता है, जैसे उस पर सनलाइट फॉल करती है तो कोल कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है वो। और फिर क्या होता है कि वो जो है ब्लड के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है लीवर की तरफ। तो लीवर क्या करता है, वहाँ पे एक इंजाइम आता है जिसे माइक्रोसोमल इंजाइम होता है वो, और उसको कहते हैं 25 हाइड्रोक्सीलेज उसका नेम होता है। और वो उसे कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल, जिसे 25 OH-D3 या कैल्सीडोल भी हम बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसको वो प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा में एक अल्फा ग्लोब्यूलिन के नाम से एक विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वो इसको ट्रांसपोर्ट करती है किडनी की तरफ। फिर वहाँ पे किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर वहाँ पे उसे हाइड्रोक्सीलेटेड किया जाता है 1 हाइड्रोक्सीलेज इंजाइम की मौजूदगी में, जिसको कन्वर्ट कर देता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरोल या 125 डाई OH-D3 या फिर कैल्सीट्रायोल इसे बोलते हैं। इसका मेन फॉर्म जो है वो कैल्सीट्रायोल ही है, जो हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है हमें फंक्शनिंग के लिए। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो ये हमें कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस मेंटेन करने और कैल्शियम को इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जब भी किसी को विटामिन डी का इंजेक्शन लगता है तो साथ कैल्शियम का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इसके अलावा ये डीमिनरलाइजेशन से भी बोन्स की बचाता है। ब्लड के सीरम में भी कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करने के लिए ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये फैटी फिश, लीवर, यॉर्क, एग्स, मिल्क और यहाँ तक आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड मिल्क के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें 1 ईयर से लेकर 70 ईयर्स के इंडिविजुअल्स के लिए 15 माइक्रोग्राम पर डे होती है, जबकि 70 से अबव अगर किसी की एज है तो उसे 20 माइक्रोग्राम पर डे लेना पड़ेगा। अगर हम इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी हमें रिकेट्स और हाइपरफॉस्फेटेमिया की तरफ और हाइपोकैलिसीमिया का कॉज कर देते हैं। रिकेट्स में जिस तरह लेग्स जो होती हैं बोर्ड वो काफ़ी ज़्यादा बेंट हो जाती हैं, वो जो है क्योंकि बोन्स की रिजॉर्प्शन हो जाती है ना, जिससे इसने बचाना होता है। और इसके अलावा हाइपरफॉस्फेटेमिया यानी कि फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा, और हाइपोकैलिसीमिया मीन्स कि कैल्शियम लेवल बॉडी से लॉस हो जाएगा बिकॉज इंटेस्टाइन से कैल्शियम जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। इसलिए जब इंजेक्शन इसके लिए जाते हैं D3 के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं तो साथ कैल्शियम भी दिया जाता है, और साथ इंजेक्शन वगैरह लगाए तो साथ कैल्शियम का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। और अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, और जिसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। जिससे हाइपर कैल्सीमिया से क्या होता है कि किडनी के अंदर स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया ना। तो कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में कैल्शियम के स्टोन्स बन जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या इसके स्टोन्स जो है किडनी में बन जाते हैं। इसीलिए हाइपर कैल्सीमिया कर देता है कॉज ये, अगर बहुत ज़्यादा इसकी एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए। तो ये आज यहाँ तक हमने पढ़ा है वाइटामिन्स का इंट्रोडक्शन, विटामिन ए और विटामिन डी का। कल हम इंशाल्लाह ताला विटामिन ई को और विटामिन के को स्टडी करेंगे, और साथ में इसका बायोकेमिस्ट्री में रोल स्टडी करेंगे। इस तरह के और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।